रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन वो हम जानते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल हमलावर होके दूसरे को हटा देता है और उसकी जगह खुद पकड़ लेता है, इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस करना, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोपाइल हमलावर हो रहा हो। न्यूक्लियोपाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव सेंटर्स लविंग केमिकल स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोपाइल, जिसमें न्यूक्लियोपाइल हमलावर होके दूसरे केमिकल स्पीशी को हटा देता है और उसकी जगह ये न्यूक्लियोपाइल खुद पकड़ लेता है, तब जाके ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात यहां तक समझ में आ गई ना? अच्छा, दो बातें अब और भी क्लियर कर दो। वो स्पीशी जिसमें ये रिप्लेसमेंट हो रही हो और मान लो ये न्यूक्लियोपाइल है, ये रिप्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोपाइल जो जिस स्पीशी पर हमलावर हो रहा है, जिसमें रिप्लेसमेंट हो रही हो, उस स्पीशी को हम कहेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन जिसकी हो रही हो, मतलब न्यूक्लियोपाइल हमलावर हो रहा है तो यहां से एक स्पीशी तो निकालेगा ना। फॉर एग्जाम्पल ए स्पीशी ये निकाल रहा है, तो जो स्पीशी निकल रहा है इस सबस्ट्रेट से उसको हम कहेंगे लिविंग ग्रुप। ये बात अपने साथ याद रखना, ठीक है। अच्छा, और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन एंड दियर स्टेबिलिटी, याद है ना वो कंसेप्ट। और न्यूक्लियोपाइल वर्सेस बेस, बेस और न्यूक्लियोपाइल में फर्क क्या है वो भी याद है। तो ये बातें अब अपने जहन में रखते हुए तवज्जो के साथ यहां पर देख लो, अब समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्टकट से दिखाते हैं SN से, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोपाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं SN1 और दूसरे को हम कहते हैं SN2। SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म वो दो तरीकों से होता है, एक SN1 है और दूसरा SN2 है। SN1 means unimolecular substitution of nucleophile, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। किस तरह इन्वॉल्व है आगे हम पढ़ेंगे। SN2 2 से जाहिर हो रहा है, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल इसी तरह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, ठीक है। अच्छा, नाउ इन डिटेल, ये वो रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है उनमें SN1 मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस। Complex reaction means which occur in many steps, जो कि कई स्टेप्स में होता है, ठीक है। एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, कई स्टेप में ये रिएक्शन मुकम्मल होता है। इसका मैकेनिज्म जब हम ड्रा करते हैं तो वो कई स्टेप्स में होता है। अच्छा, अब इन कई स्टेप्स में द स्लोवेस्ट स्टेप, एक स्टेप वो होता है जो कि सबसे ज्यादा स्लो होता है, द स्लोवेस्ट स्टेप, and that is known as RDS, rate determining step, determining, ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। द स्लोवेस्ट स्टेप, अब ये रिएक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कई स्टेप्स में होता है, इन स्टेप्स में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप हो, जो सबसे स्लो हो, उसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि एक रिएक्शन का रेट वो कैसा है, वो इसी के स्लोवेस्ट स्टेप से हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे स्लो ही वही है। रिएक्शन कंप्लीट ही तब होगा जब सारे के सारे स्टेप कंप्लीट हो, तो और स्टेप्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, सब इंतजार इसी वाले का करेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाए तो इसका मतलब तमाम के तमाम मुकम्मल हो गए हैं और रिएक्शन मुकम्मल हो गया है। किस रेट से हो गया है वो रेट जाके हम देख लेंगे।
सो किसी भी रिएक्शन का रेट वो उसी रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप से डिटरमाइन होता है, और उस स्टेप को फिर हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में थ्योरेटिकल लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट पढ़ा था, ठीक है। अब एक रिएक्शन किस वाले रिएजेंट पर डिपेंड करता था? लिमिटिंग रिएजेंट पर, एक्सिस रिएजेंट पर नहीं, क्योंकि एक्सिस रिएजेंट तो मौजूद है। रिएक्शन स्टॉप क्यों हुआ? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो रहा है। हमारी आंखें वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ है। बात समझ में आ रही है ना? तो उस वक्त हम ये कहते थे कि द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंप्लीशन। वो इन्हिसार करता है किस चीज पर? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। लिमिटिंग रिएजेंट कितना है? जितना है उतना ही रिएक्शन आगे जा सकता है। अगर वो खत्म हुआ तो रिएक्शन स्टॉप। एक्सिस रिएजेंट तो अब भी मौजूद है, अगर वो खत्म नहीं होता तो रिएक्शन वो अनवर्ड जाता होता, वो कंटिन्यू होता। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी तरह से सबसे स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो जाके एक रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा कि किस रेट पर यह रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है, तो उसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, अब इस यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स अ सिंगल मॉलिक्यूल। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, और इसलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज फेवर्ड बाय SN1 रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन कब होगा? तब होगा जब अल्काइल हैलाइड जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो। टर्शरी अल्काइल हैलाइड याद है ना? टर्शरी अल्काइल हैलाइड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सॉल्वेंट जो हो वो पोलर सॉल्वेंट हो। ज्यादा बेहतर है अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लिख दो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट पोलर हो और अल्काइल हैलाइड टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो, तब जाके मैकेनिज्म कौन सा फेवर होगा? SN1। ठीक है। तो ये हुआ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ SN1 मैकेनिज्म। एक एग्जांपल यहां पर समझने के लिए ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड फेवर करता है SN1, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में ले लेता हूं SH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। ठीक है। अच्छा, अब एक न्यूक्लियोपाइल इस पर हमला आवर हो रहा है। मान लो हमारे पास यहां पर न्यूक्लियोपाइल है N, ये हमला आवर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोपाइल हमला आवर होगा, यहां से Cl निकलेगा। ये Cl लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोपाइल जो अटैक करता है इस चीज के ऊपर, ये इस लिविंग ग्रुप को यहां से हटा देता है। अच्छा, अब ये होगा 2 स्टेप्स में। किस तरह से? इस तरह से देखो, स्टेप नंबर 1 जो है इसमें जस्ट ये लिविंग ग्रुप यहां से हट जाएगा, फॉर्मिंग अ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन बन जाएगा इस तरह से CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यहां पर प्लस चार्ज और ये क्लोराइड हट गया यहां से। कार्बोकैटाइन, टर्शरी कार्बोकैटाइन वो बन गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, और यहां पॉजिटिव सेंटर वो बन गया है। यहां पर न्यूक्लियोपाइल आके हमला आवर हो सकता है दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों से, या फ्रंट रेयर दोनों से, जिससे पेरेसिमिक मिक्सचर इन्वर्जन वो रिटेंशन वाला बहुत बड़ा किस्सा है। ठीक है। यहां आपके लेवल पर नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम SN1 एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उस डिटेल में अब मैं नहीं जाऊंगा, वो इंशाल्लाह इससे आगे फिर कर लेंगे। अब न्यूक्लियोपाइल जब हमला आवर हो जाए किसी भी तरफ से, तो यहां बन जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट CH3 बॉन्ड C CH3 CH3 और न्यूक्लियोपाइल आ गया यहां पर। तो इन 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है।
सबस्ट्रेट में जो लीविंग ग्रुप है वो फर्स्ट स्टेप में हट रहा है, लीव कर रहा है। सबस्ट्रेट के ऊपर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोपाइल हमला आवर हो रहा है, 2 स्टेप। अब इन दोनों स्टेप में से ये जो स्टेप है ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब ये वाला स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है, सबसे स्लो यही होता है। अब देखो यहां पर इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो कि सबसे स्लो हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। एक मॉलिक्यूल है ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो चूंकि इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसको हम कहेंगे SN1 मैकेनिज्म या यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोपाइल। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब इन्हीं तमाम बातों को लेकर इनकी वाइस वर्सा बना लो। बाइमॉलिक्यूलर SN2 आपके साथ बहुत आसानी के साथ बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये वो रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में होता है। दिस अकर्स इन सिंगल स्टेप, और वही सिंगल स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एक स्टेप है तो रेट स्टेप्स तो और है ही नहीं, तो रेट हम उसी स्टेप से निकालेंगे, तो वही स्टेप खुद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, RDS हो गया, यही वाला। और इसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी सिंगल स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे इकट्ठे। जब 2 मॉलिक्यूल्स इसी एक स्टेप में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम कहेंगे SN2 मैकेनिज्म, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, यहां पर एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अच्छा, ये कौन फेवर करेगा? प्राइमरी। ये बहुत अहम पॉइंट्स है, ये अपने साथ नोट करना, ठीक है, याद रखना, एनी टाइम इसको याद रखना। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको फेवर करता है। मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो उसमें SN2 होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो नॉन पोलर होगा। अच्छा, इसके पीछे भी अब बहुत ही बड़ा रीजन है, उसके ऊपर अपना ही एक लेक्चर बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट में यहां पर बता देता हूं मैं, और डिटेल में इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो बताएंगे। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों फेवर करता है SN1 मैकेनिज्म? क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, वी नो दैट। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल वन, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो जो केमिकल स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके साथ रिएक्शन, उसके ऊपर अटैक वो आसानी के साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला रिएक्शन कई स्टेप्स में होता है। अब कई स्टेप्स में होता है, तो जब कई स्टेप में होता है, इसके स्लोवेस्ट स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तकरीबन हर एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें भी एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है तो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन हो गया ये। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट क्यों इसको सपोर्ट करता है? पोलर सॉल्वेंट क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर होता है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक जानते हो ना, जो मैट्रिक में पढ़ा था कि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 80 है और इस वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वगैरह वगैरह। वो जो क्वेश्चन था व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि इसके 3 रीजंस हो सकते हैं, और उसमें से एक रीजन यही था कि हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज है? डाइइलेक्ट्रिक वो सलाहियत है जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलर बॉन्ड का वो हम कमजोर कर सकते हैं। उस पोलर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से, अपोजिट चार्ज जो आयंस है, उसको एक दूसरे से दूर ले जा सकते हैं, वही डाइइलेक्ट्रिक है। तो वो पोलर सॉल्वेंट करके दिखा सकता है। तो पोलर सॉल्वेंट इसके लिए इसलिए जरूरी है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये खत्म कर पाए, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जितनी पोलर सॉल्वेंट की डाइइलेक्ट्रिक ज्यादा होगी या ज्यादा होगा, तो वो ही इस काबिल होगा कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा पाए। अच्छा, इसमें अब और भी बातें हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर SN1 SN2 पर फोकस नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये फेवर करता है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एक उठा दो, हुआ मिथाइल क्लोराइड, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, CH और बॉन्ड C, ठीक है। अब न्यूक्लियोपाइल यहां से हमला आवर हो रहा है और यहां से लीविंग ग्रुप वो निकल रहा है। तो यहां पर बनेगा क्या?
न्यूक्लियोपाइल वो अटैच हो जाएगा CH3 के साथ और Cl वो चला गया है, जिस किसी के पास भी चला गया है लेकिन चला गया है, ठीक है। तो ये मिथाइल अब न्यूक्लियोपाइल के साथ अटैच हो गया है। अब न्यूक्लियोपाइल का हमला और लिविंग ग्रुप का लीव करना, डिपार्ट होना, उसका चले जाना, रूट कर चले जाना, ये दोनों ही काम एक स्टेप में हो रहे हैं। इसका मतलब एक स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। सो दिस इज नोन एज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है ना? इसमें इंटरमीडिएट वो कौन सा बनता है? ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है इसका कि जब न्यूक्लियोपाइल हाफ बॉन्ड कार्बन के साथ न्यूक्लियोपाइल बना चुका होता है और इसका बॉन्ड वो हाफ वीक हो चुका होता है Cl के साथ, और यहाँ पर हाइड्रोजन वैसे की वैसे ही होते हैं। ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज, इसको हम इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। ये बीच में होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है और हाई अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसको बॉन्ड फॉर्म करना है और इसको तोड़ना है, और वो बहुत ही जल्द हो जाता है और फिर जाके हमारे पास ये प्रोडक्ट वो बन जाता है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल एक स्टेप में इन्वॉल्व है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेड डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, हेंस दिस इज SN2 मैकेनिज्म, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में